मैं नेहा सिसोदिया स्वागत करती हूँ आप सभी का एम टू एजुकेट इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। इससे पहले भी हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। जिसने ना देखे हों आई बटन पर क्लिक करके उन्हें ज़रूर देख लें, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए कार्य योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न किसका उदाहरण है, किस प्रकार के चिंतन का वो उदाहरण है, ये हमें बताना है कि आप एक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं और आपके अधिकार में जो क्षेत्र आते हैं उनके अंतर्गत आप विद्यालय की शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। ये एक प्रश्न है, तो ये किस प्रकार का प्रश्न है ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं हमारे, निम्न स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी, उच्च स्तरीय अभिसारी, उच्च स्तरीय अपसारी। तो ये किस प्रकार का प्रश्न है, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन का ये प्रश्न है कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप किसी शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं और आपके अधिकार क्षेत्र में जो आती हैं चीज़ें वो उसमें विद्यालय की गुणवत्ता को सुधारने के लिए आप क्या करेंगे। तो आपको सोचना होगा, अपसारी चिंतन आपको करना होगा कि आप क्या नया कर सकते हैं, क्या आप दूसरों से बेहतर कर सकते हैं उसमें गुणवत्ता को सुधारने के लिए। तो ये प्रश्न जो है ये एक अपसारी चिंतन के अंतर्गत आएगा, और अपसारी चिंतन भी कैसा, उच्च स्तरीय। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा उच्च स्तरीय अपसारी। नेक्स्ट है, सीखने डैश आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो हमें बताना है कि यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो किन वर्ड्स से हम इस सेंटेंस को पूरा करेंगे, का अंतर, का भिन्नता, के लिए संबंधी, के लिए अंतर। तो क्या वो वर्ड्स होंगे सही जिससे हम इस सेंटेंस को पूरा करेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, के लिए संबंधी। सीखने के लिए आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के, यहाँ पर आप इसे संबंधों कर लीजिएगा, संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। इससे ये वाक्य हमारा पूर्ण होगा। मतलब है सीखने के लिए जो आकलन होता है, आकलन और अनुदेशन के बीच जो संबंध होता है, उन संबंधों के दृढ़ीकरण मजबूत होने से सीखने को प्रभावित करता है। क्या, सीखने के लिए आकलन। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी कैसा होता है ये हमें बताना है। का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थियों की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। सेकंड है, के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं। थर्ड है, के लिए पुरस्कार की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। फोर्थ है, के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमें बताना है कि आंतरिक रूप से जो अभिप्रेरित विद्यार्थी होगा उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन हमारा इसमें होगा, के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। बाह्य पुरस्कारों के साथ साथ उसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन, नई नई स्थितियों का निर्माण, इसकी भी उसको आवश्यकता होती है। अभिप्रेरणा को हम सकारात्मक अभिप्रेरणा के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चा होगा उसको और ज़्यादा मतलब अभिप्रेरित करने के लिए, या उसको अगर हम कहीं पुरस्कार अगर हम देना चाहते हैं तो बाह्य पुरस्कारों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजन और विभिन्न स्थितियों के निर्माण आदि की भी आवश्यकता उसके लिए होती है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है सफलता व असफलता के समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति। तो हमें बताना है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा होगा चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति है उपलब्धि अभिप्रेरणा। ये एक सामाजिक प्रेरक है। अगर हम कहें उपलब्धि प्रेरित व्यक्ति जो होगा
उसके अंदर जो सफलता होगी ना, उसकी एक प्राप्त करने की उसमें जुनून सा देखा जाता है, जो उपलब्धि प्रेरित व्यक्ति होता है उसमें। तो वो व्यक्ति चुनौतीपूर्ण कार्य करना या सफलता के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहना, ऐसा वो होता है जो जिसके अंदर ये उपलब्धि अभिप्रेरणा होती है। तो वो उसके अंदर उपलब्धि अभिप्रेरणा के अंतर्गत व्यक्ति में चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति होती है। ये इसकी एक विशेषता है। नेक्स्ट है, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। किसका सशक्त साधन है सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि? ये हमें बताना है। इन 4 ऑप्शंस में से क्या होगा? रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने, शिक्षकों के भार को हल्का करने। तो राइट ऑप्शन हमारा इसमें से क्या होगा? राइट आंसर हमारा होगा सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने का एक सशक्त ये साधन है। जो समूह परियोजना होती है वो सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाती है, दृढ़ बनाती है। बच्चों में सामाजिकता की भावना का उससे विकास होता है। जब समूह में रहकर वो काम करते हैं तो समूह परियोजना जो है, समूह परियोजना ग्रुप एक्टिविटी जो होती है वो सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने में मदद करती है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान। तो राइट ऑप्शन हमारे इन 4 ऑप्शंस में से क्या होगा? योजना की दृढ़ता, ये हमारा पाठ योजना के अंतर्गत नहीं आता है। पाठ योजना निर्माण का उद्देश्य है शिक्षक द्वारा जो निर्धारित उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति से संबंधित होता है। उसमें क्या क्या आ जाता है? उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों के ज्ञान का विस्तार, शिक्षण का ज्ञान, ये सब उसमें आता है। योजना की दृढ़ता उसके अंतर्गत नहीं आती। नेक्स्ट है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार जो 2009 में आया था उसमें अनिवार्य शब्द जो था उसका अर्थ क्या है? केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। दंडात्मक कार्य पर जोर डाला गया है। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। मतलब जो भी सरकार होगी उस समय वो बच्चे के दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2nd। अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? हमें बताना है अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है। विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए, ये यहाँ पर आप ठीक करिएगा, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं नियमन, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। तो क्या होगा इसका अर्थ? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। जब अधिगमकर्ता कोई क्रिया करता है, अनुक्रिया करता है स्वयं से, तो वह उसे जल्दी सीख लेता है। जब हम कोई काम स्वयं से करते हैं तो उसे हम जल्दी सीख लेते हैं और वह सीखी गई अनुक्रिया का स्वयं ही अनुवीक्षण करता है, स्वयं ही उसको हम चेक करते हैं। तो इस स्थिति को स्वनियमन कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, स्वनियमन का क्या अर्थ है? अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। नेक्स्ट है, मैडम चाय खाती है वाक्य अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा इसमें? राइट ऑप्शन होगा वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से गलत है। मैडम चाय खाती है, यह वाक्य इसलिए गलत है क्योंकि चाय खाई नहीं, चाय क्या
पी जाती है। तो वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो ये सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से ये सही नहीं है। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग की ओर संकेत करता है। इसके फोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है, ये हमें बताना है। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो इसके फोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है, ये हमारा सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की तरफ ये हम इंगित करता है। सीखने के सिद्धांतों में ये अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है जो वयस्कों के द्वारा किया जाता है, जिससे कि छोटे बच्चे इसके फोल्डिंग के माध्यम से जल्दी तथा स्थायी सीखते हैं, जिसमें वयस्क जो होते हैं वो उनकी मदद करते हैं। उसको कहा जाता है इसके फोल्डिंग, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग को। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर क्या हम फिल करें जिससे कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, घटाता है, घटाता या प्रभावित नहीं करता है, बढ़ाता है या घटाता है, तो क्या आएगा यहाँ पर, ये हमें बताना है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा इसमें, घटाता है और प्रभावित नहीं करता। अब सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को तो घटाता है पर उनके शैक्षणिक निष्पादन को वो प्रभावित नहीं करता है। मतलब अगर हम आईक्यू के आधार पर बच्चों को अलग अलग वर्गीकृत कर देंगे तो उनको थोड़ा सा उनकी गरिमा को तो ठेस पहुंचती है, उसको तो वो घटाता है, पर उनके शैक्षणिक निष्पादन को वो प्रभावित नहीं करता है। इसी के आधार पर जब शिक्षक होते हैं वो शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग कर शिक्षण को सफल बनाते हैं। सपोज करो वीक बच्चे हैं क्लास में और थोड़े इंटेलिजेंट हैं, तो वीक बच्चे जो हैं उनको अलग करके अगर हम अलग तरीके से शिक्षण उनको देना चाहते हैं तो ये वाली फीलिंग तो उनके अंदर आएगी कि मैडम ने इंटेलिजेंट बच्चों को अलग रख कर दिया हमसे और हम वीक हैं तो हमको अलग कर दिया। उनकी गरिमा को तो ठेस पहुंचेगी, पर उनका जो फिर निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण उनको दिया जाएगा उससे उनको बेनिफिट ही होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट है, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। लैब विद्यालय जो जॉन डीवी द्वारा समर्थित हैं वो किसका उदाहरण है, ये हमें बताना है। पब्लिक विद्यालय का, सामान्य विद्यालय का, फैक्ट्री विद्यालय का या फिर प्रगतिशील विद्यालय का। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा इसमें, वो प्रगतिशील विद्यालय का समर्थन करते हैं। प्रगतिशील विद्यालय का उद्देश्य क्या है, बालक की शक्तियों का विकास करना। इस उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, व्यक्तिक विभिन्नता का ज्ञान प्राप्त करके और उसके अनुसार उनको शिक्षण दे करके बच्चों की शक्तियों का विकास किया जा सकता है, जिसमें लैब विद्यालय की संकल्पना भी शामिल है। तो ये विचार था जॉन डीवी का और प्रगतिशील विद्यालय को उन्होंने कहा था लैब विद्यालय। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अच्छा, उसके दादाजी आए हैं, बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। तो क्या होना चाहिए हमारा, अच्छा उसके दादाजी आए हैं, ऐसा अगर हम बोलेंगे तो बच्चे को खुद ही फील होगा कि हाँ उसने कहाँ पर गलती की है और बच्चा आगे से उस गलती को नहीं दोहराएगा। सम्मान की दृष्टि से देखें तो अच्छा उसके दादाजी आए हैं ऐसा हम बोलेंगे उस समय पर, तो बच्चे को खुद ही फील होगा कि हाँ उसने कहाँ गलती की है और आगे से उस गलती को वो नहीं करेगा। तो हमारी प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए। नेक्स्ट है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिस क्लास में मिश्रित आयु वर्ग वाले छात्र हों उस
कक्षा के लिए शिक्षक को किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ज्ञान होना चाहिए? उनके अभिभावकों का व्यवसाय, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या विकासात्मक अवस्थाएं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस टीचर को विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के मानसिक, सामाजिक तथा शारीरिक दृष्टि से होने वाले परिवर्तन जो होते हैं वो उसी मिश्रित आयु वर्ग में होते हैं। उन सब का ज्ञान टीचर के लिए होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कक्षा में जितने भी विद्यार्थी होंगे टीचर उन सब के साथ डील करेगा और उनको उनकी अवस्थाओं के मानसिक चेंजेस क्या होते हैं, सामाजिक चेंजेस क्या होते हैं, संवेगात्मक चेंजेस क्या होते हैं और उनके फिजिकल चेंजेस के आयु वर्ग में उनको उनका ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि वो उन बच्चों को अच्छे से समझ। तो ये थे हमारे सी टेट, यूपी टेट, आर टेट से रिलेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा एम टू एजुकेट के साथ। धन्यवाद।